गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो अध्याय चल रहा है वो चल रहा है भारत का आकार और स्थिति। हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी भारत के अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में, और उसके साथ ही हमने बात की भारत के उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के बारे में बात की थी हमने। इसके साथ ही हमने बात की कि भारत है वो प्राचीन समय से वर्तमान स्थिति तक पहुँचने तक उसने कितनी सारी प्रगति की है, विकास किया है, और अंतिम 5 दशकों में भारत ने क्या है तकनीक के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, विभिन्न प्रकार से अन्य तकनीकी क्षेत्रों में भारत ने क्या है कि पर्याप्त रूप से विकास किया है, अपनी पर्याप्त रूप से प्रगति की है। और उसके विश्व के साथ संबंध है वो आज के संबंध नहीं है, प्राचीनतम संबंध है वो विश्व के साथ देखने को मिलते हैं भारत के। तो भारत एक प्रकार से क्या है, एक विकसित और एक बहुत बड़ा देश है। हमने बात की थी कि अगर विस्तार की दृष्टि से, आकार की दृष्टि से देखें तो उस भारत का जो स्थान आता है वो आता है 7वां स्थान, और भारत से 6 देश है वो आकार और विस्तार की दृष्टि से बड़े हैं। आज हम बात करेंगे भारत के अन्य स्थितियों के बारे में और उनके बारे में प्रमुखतः चर्चा करेंगे। प्रीवियस वीडियो तक जो आपको पढ़ा दिया गया है, जो समझा दिया गया है, उसके नोट्स तैयार करें अच्छी तरीके से प्रॉपर, और उसकी अध्ययन है वो प्रॉपर लगातार करते रहें। और प्रीवियस जो अपने चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं उनकी तैयारी भी क्या है आप लगातार करते रहें। अब आती है आज के हमारा जो मुख्य बिंदु है उसकी बात हम प्रमुखतः करते हैं। बात आती है भारत की मानक यामोत्तर माना गया है। भारत का जो मानक यामोत्तर माना गया यानी मानक समय माना गया है वो प्रमुखतः माना गया है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को। भारत का जो मानक है यामोत्तर माना है, किसको माना गया है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर को माना गया है। अब आती है कि ये 82 डिग्री 30 मिनट ये रेखा कौन सी है? तो ध्यान रखना, भारत के मैप में जो ये खड़ी रेखा है एक, वो कौन सी रेखा है अपनी? क्या है कि मानक रेखा है। और मानक रेखा के द्वारा क्या है कि हम समय निर्धारित करते हैं, जिसको मानक रेखा और अन्य क्या बताया गया है, यामोत्तर रेखा भी कहा जाता है। और यामोत्तर रेखा है ये कितने डिग्री है? 82 डिग्री 30 मिनट इसको माना गया, जिसके आधार पर समय को निर्धारित किया जाता है। बात आती है देशांतर रेखा है उसका विस्तार कहां से कहां तक गुजरती है। यामोत्तर देशांतर रेखा है वो कहां से कहां तक गुजरती है? ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। देशांतर रेखा कहां से गुजरती है? उत्तर प्रदेश से कहां से गुजरती है? मिर्जापुर से गुजरती है। बात आती है अब इसके अक्षांश के प्रभाव की और उसकी स्थिति की। तो ध्यान रखना कि अक्षांश का जो प्रभाव है वो दिन व रात की अवधि पर पड़ता है। अक्षांश का जो प्रभाव है वो किस पे पड़ता है? दिन और रात की स्थिति पे पड़ता है। हमने बात की थी प्रीवियस वीडियो में अक्षांश और देशांतर रेखाओं की। ये जो रेखाएं हैं ये कौन सी रेखाएं हैं? देशांतर रेखाएं हैं। और जो ये रेखाएं होती है ये कौन सी रेखाएं होती है? अपनी देशांतर रेखाएं। और ये कौन सी रेखाएं? अपनी अक्षांतर रेखाएं हैं। तो इनका जो प्रभाव है किससे पड़ता है? दिन व रात की अवधि, दिन और रात का जो समय होता है उस पर प्रमुख प्रभाव किसका पड़ता है? देशांतर रेखाओं का पड़ता है। बात आती है कि विश्व का सबसे बड़ा देश आकार की दृष्टि से कौन सा है? तो ध्यान रखना कि रूस है वो आकार और स्थिति की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा देश है। हम बात कर रहे हैं भारत की कि भारत आकार और स्थिति की दृष्टि से कौन से स्थान पे आता है। तो हमने पिछली वीडियो में बात की थी आकार स्थिति के आधार पर भारत का जो स्थान बताया गया है वो 7वां बताया गया। इस पर 2 प्रमुखता में ध्यान रखने होंगे। एक तो अपना देश है उसका स्थान कौन सा है? 7वां। और एक प्रथम स्थान पर विश्व में कौन सा है आकार दृष्टि से? तो रूस का स्थान बताया गया है। बात आती है कि कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात का अंतर क्यों है? कन्याकुमारी है और इसके साथ जो कश्मीर है अपना, उसमें दिन और रात के समय में अंतर क्यों है? इसकी प्रमुख वजह क्या है, क्या कारण है जिसकी वजह से कन्याकुमारी और कश्मीर दोनों स्थान हैं वहां का हमें समय में परिवर्तन देखने को मिलता है। बात आती है कश्मीर 37 डिग्री एन अक्षांश पर स्थित है। कश्मीर है वो कौन सी डिग्री पे और कौन सी अक्षांश पे स्थित है? ध्यान रखना, कश्मीर 37 डिग्री एन अक्षांश पर स्थित है। अब बात आती है भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? भूमध्य रेखा से जो कश्मीर है वो कितनी दूर है? तो ध्यान रखना 37 डिग्री दूर है। कौन? कश्मीर। कौन सी रेखा से? भूमध्य रेखा से। बात आती है कि प्रत्यक्ष सूर्य प्रकाश प्राप्त करता है। कश्मीर है वो प्रत्यक्ष यानी एकदम सामने से क्या है जो सूर्य की रोशनी पड़ती है वो किस पे पड़ती है? कश्मीर में पड़ती है।
जिस कारण क्या है कि यहाँ का समय परिवर्तन देखने को प्रमुखतः मिलता है। बात आती है कन्याकुमारी 8 डिग्री एन पर स्थित। कन्याकुमारी है वो कितनी डिग्री पे स्थित है? 8 डिग्री पे स्थित है। और कौन से अक्षांश पे स्थित है? एन अक्षांश पर क्या प्रमुखतः ये स्थित बताया गया है। बात आती है कि दिन और रात का अंतर लगभग कितना है। तो हम देखते हैं कि कन्याकुमारी और कश्मीर में, कन्याकुमारी और जो कश्मीर है उसमें जो समय का अंतर देखने को मिलता है वो लगभग 1 घंटा का जो समय है वो अंतर देखने को मिलता है। कारण क्या है इसका कि कश्मीर है वो 37 डिग्री एन पर अक्षांश पर स्थित है, जबकि जो कन्याकुमारी है वो 8 डिग्री एन पर स्थित है। इस कारण क्या है, इनके अक्षांशों की स्थिति अलग होने के कारण और साथ में ये 37 डिग्री है और ये 8 डिग्री है, जिसकी वजह से क्या है कि कन्याकुमारी और साथ में क्या है कश्मीर, उनके जो समय है उसमें समय में अंतर देखने को 1 घंटे का लगभग दोनों के बीच में मिलता है। बात आती है कि मानक देशांतरे या यामोत्तर रेखा, जो यामोत्तर रेखा है उसको क्या कहा गया है? मानक देशांतर कहा गया है। मानक देशांतर क्या होता है? किसी देश में जिसके द्वारा समय निर्धारित किया जाता है, समय तय किया जाता है, उस रेखा को प्रमुखतः क्या कहा गया है? मानक देशांतरे या यामोत्तर रेखा गया है, कहा गया है। भारत में इसी आधार पे क्या है कि समय का निर्धारण किया गया है। बात आती है 82 डिग्री 30 मिनट देशांतर के ठीक ऊपर है सूर्य आएगा। क्या है? 82 डिग्री 30 मिनट के ऊपर है, क्या आएगा? देशांतर के बीच ऊपर है सूर्य आएगा। तो कितने बजे का समय हो जाएगा? दोपहर 12 बजे का समय होगा। दोपहर 12 बजे का समय कब होगा? तब 82 डिग्री 30 मिनट के पूर्व देशांतर के ठीक ऊपर जब सूर्य आएगा तब कितने बजे का समय होगा? दोपहर 12 बजे का समय होगा। उसी आधार पे क्या है कि भारत का मानक समय यामोत्तर समय है वो निर्धारित किया गया है। बात आती है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा गुजरती है। प्रमुख रूप से जो ये रेखा है 82 डिग्री 30 देशांतर रेखा, ये प्रमुखतः कौन कौन से राज्यों से प्रमुखतः गुजरती है? कौन कौन से राज्यों से होकर ये निकलती है? तो प्रमुख रूप से 5 राज्यों से होकर निकलती है, गुजरती है। ये 5 राज्य प्रमुख रूप से कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जहां से क्या है देशांतर रेखा है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व ये होकर गुजरती है इन 5 राज्यों से। अब बात आती है कि भारत और विश्व, भारत और विश्व के बारे में प्रमुखतः हम चर्चा करेंगे। बात आती है भारत स्थित है, भारत कौन सी स्थिति में और कहां पे स्थित है प्रमुख रूप से? तो ध्यान रखना, भारत का जो क्षेत्र स्थित बताया गया है वो बताया गया है एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में। कहां पे स्थित है? एशिया महाद्वीप के पूर्व में और पश्चिम के मध्य में क्या स्थित है? भारत स्थित है, जिसका आकार इसे देखने को हमें मिलता है ग्लोब के अंदर। ये जो रेखाएं हैं और इसके साथ में क्या देशांतर रेखाएं हैं, इनके अंदर जो भारत की स्थिति है वो यहां बताई गई है। तो भारत की जो स्थिति बताई गई है वो बताई गई है एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में क्या है? भारत है, अपना देश भारत बताया गया है। बात आती है भारतीय भूभाग का जो विस्तार है वो प्रमुख रूप से किस महाद्वीप की ओर माना गया है? किस महाद्वीप के अंतर्गत माना गया है? तो ध्यान रखना कि भारतीय भूभाग का जो विस्तार है वो एशिया महाद्वीप का विस्तार है। किसका विस्तार है? एशिया महाद्वीप का जो विस्तार है वो भारतीय क्षेत्र का प्रमुखतः बताया गया है। बात आती है यूरोपीय व एशियाई देशों को मिलाता है। यूरोपीय और जो एशियाई देश है उनको प्रमुख रूप से जो मिलाने वाला जो महासागर है वो कौन सा महासागर है? ध्यान रखना, हिंद महासागर को यूरोपीय और एशियाई देशों को मिलाने वाला प्रमुख महासागर कहा गया है। क्वेश्चन ये बनता है कि जो यूरोपीय और एशियाई देश है उनको मिलाने वाला महासागर कौन सा है? ध्यान रखना, हिंद महासागर है, वह यूरोपीय और एशियाई देशों को मिलाने वाला प्रमुख महासागर बताया गया है। बात आती है भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। हिंद महासागर है ये प्रमुखतः भारत को क्या है? प्रमुख रूप से प्रदान करता है, केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। क्योंकि ग्लोब के अंदर हम देखते हैं तो भारत की जो स्थिति देखने को मिलती है वो मध्य के आसपास कुछ देखने को मिलती है, जिस कारण क्या है कि इसकी केंद्रीय भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके चारों तरफ क्या है? विभिन्न देशों से ये जुड़ा हुआ स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। बात आती है दक्षिण का पठार फैला हुआ है। दक्षिण का जो पठार है, विस्तार है, उसका प्रमुख रूप से कहां फैला हुआ है, कहां इसका विस्तार देखने को मिलता है? तो ध्यान रखना, जो हिंद महासागर है वहां दक्षिण के पठार का जो विस्तार है वो देखने को मिलता है। इस पर कुछ बातें स्पष्ट होती है कि भारत का जो मानक समय तय किया गया है वो तय किया गया है किसके द्वारा? मानक यामोत्तर के द्वारा। किस आधार पे? 82 डिग्री
30 मिनट के आधार पे क्या है, भारत का मानक समय है वो निर्धारित प्रमुख तय किया गया है। अब बात आती है कि जो हिंद महासागर है इसके जो निकटतम संबंध है वो प्रमुख रूप से किस आधार पे है, इसके बारे में प्रमुखतः हम चर्चा करेंगे। तो बात आती है कि हिंद महासागर के निकटतम संबंध है वो कौन कौन से क्षेत्रों से, कौन कौन से महाद्वीपों से प्रमुखतः रहे हैं। तो प्रमुखतः से संबंध रहे हैं पश्चिम एशिया से, अफ्रीका से, यूरोप से और पूर्वी एशिया से। प्रमुख रूप से जो 4 क्षेत्र हैं इनसे क्या हिंद महासागर के संबंध प्रमुख से जुड़े हुए बताए गए, इनका संबंध विशेष रूप से बताया गया है। बात आती है कि हिंद महासागर में तटीय सीमा भारत जैसी किसी की नहीं है। हिंद महासागर में जो तटीय सीमा है, जो किनारे की जो स्थिति है, वैसी और किसी क्षेत्र की प्रमुखता देश या देखने को नहीं मिलती जैसी भारत की स्थिति है हिंद महासागर में तटीय क्षेत्र की स्थिति। बात आती है एक महासागर का नाम भारत के नाम पर। अब जो महासागर है अपने विश्व में उसका जो एक का नाम है वो किसके आधार पर रखा गया है, भारत के नाम पे हिंद महासागर का नाम प्रमुखतः रखा गया है। बात आती है कि जो स्वेज नहर है वो कब खुली थी, कब प्रारंभ की गई थी। तो ध्यान रखना 1869 में क्या है कि स्वेज नहर को खोल दिया गया था। स्वेज नहर का है विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न दृष्टि से क्या विशेष महत्व है, चाहे वो यातायात की दृष्टि से हो, चाहे वो लंबाई या विस्तार को कम करने की दृष्टि से हो, तो प्रमुख रूप से स्वेज नहर का उसमें प्रमुख महत्व देखने को मिलता है। बात आती है भारत और यूरोपियों के बीच से दूरी कम हुई। भारत और यूरोपीय देश है उनके बीच दूरी कम करने का जो है, क्षेत्र को कम करने का प्रमुख कारण क्या रहा है कि स्वेज नहर प्रमुखता रही है। और स्वेज नहर की जो लंबाई है उसको, जो विस्तार को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो बात आती है भारत और यूरोप के बीच दूरी कम हुई 7000 किलोमीटर। 7000 किलोमीटर पहले अधिक थी और स्वेज नहर के कारण क्या है, खुलने के कारण क्या है कि भारत और यूरोप के बीच में जो दूरी अधिक थी वो 7000 किलोमीटर क्या हो गई, कम हो गई। बात आती है कि लाल सागर है और भूमध्य सागर को जोड़ती है। लाल सागर है और जो भूमध्य सागर है उनको जोड़ने वाली प्रमुखता क्या है, तो ध्यान रखना स्वेज नहर है वो लाल सागर है और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। कौन सी नहर है, स्वेज नहर। बात आती है कि स्वेज नहर का काम है वो किसकी देखरेख में शुरू किया गया, किसके प्रबंधन में प्रमुखता है वो कार्य शुरू किया गया। तो ध्यान रखना स्वेज नहर का जो काम शुरू किया गया था वो फर्डिनेंड की देखरेख में किया गया था। किसकी देखरेख में, फर्डिनेंड की देखरेख में क्या है, स्वेज नहर का कार्य प्रारंभ में किया गया था। इसके समय को लेकर कुछ मतभेद देखने को मिलता है। कुछ जगह देखने को मिलता है 1868 में और कुछ जगह इसका निर्माण है वो देखने को मिलता है 1869 में। बात आती है कि स्वेज नहर की कुल लंबाई कितनी बताई गई है। तो स्वेज नहर की जो कुल लंबाई है वो 168 किलोमीटर है। कितनी है, स्वेज नहर की जो कुल लंबाई है, पूरी लंबाई कितनी है, 168 किलोमीटर प्रमुखतः बताई गई है। बात आती है इसकी चौड़ाई कितनी है स्वेज नहर की, तो 60 मीटर है वो स्वेज नहर की क्या चौड़ाई प्रमुखतः बताई गई है। बात आती है कि इसकी गहराई कितनी है, तो 16.5 मीटर है वो स्वेज नहर की गहराई देखने को मिलती है। इस प्रकार इसका विस्तार है वो काफी बड़ा है, जिसके कारण क्या है भारत और एशियाई देशों के बीच में क्या है प्रमुखतः दूरी कम देखने को, यूरोप और भारतीय देशों के बीच में दूरी कम देखने को प्रमुखतः मिलती है। बात आती है कि जो स्वेज नहर है इसको बनने में, इसके निर्माण में कुल कितना समय लगा, कुल कितने वर्ष लगे। तो ध्यान रखना स्वेज नहर के निर्माण में लगभग समय लगा वो 10 वर्ष का समय लगा। कितना समय लगा, 10 वर्ष का समय लगा। और काम किसकी देखरेख में शुरू हुआ, फर्डिनेंड की देखरेख में प्रमुखता शुरू किया गया था। बात आती है यूरोप से एशिया व पूर्व अफ्रीका का सरल व सीधा मार्ग। इसके द्वारा क्या हुआ कि जो यूरोप से एशिया और पूर्व अफ्रीका के द्वारा जो हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे उसकी जो दूरी है वो कम हो गई और आपस में जो देश है वो वस्तुओं का आयात और निर्यात करने में आसानी उनको अनुभव होने लगी। बात आती है व्यापार में सुविधा। जब इस स्वेज नहर का प्रारंभ किया गया तो इससे दूरी कम हो गई और दूरी कम होने से क्या है कि व्यापार के क्षेत्र में प्रमुखता सुविधा देखने को मिली। अब बताते हैं कौन कौन से देशों में प्रमुखता ये सुविधा है देखने को मिलती है स्वेज नहर के माध्यम से। तो बात आती है अफ्रीका, ईरान, अरब, भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ये प्रमुखता जो देश है उनको क्या है स्वेज नहर से प्रारंभ होने के बाद में जल मार्ग के द्वारा व्यापार करने में प्रमुखता सहायता मिली, प्रमुखता इनको मदद देखने को मिलती है। बात आती है कि भारत के विश्व के साथ संपर्क है वो कब से हैं। तो भारत के जो संबंध रहे हैं विश्व के साथ
वो क्या है कि हमेशा से इसे क्या है, विश्व प्राचीन समय से ही क्या है कि भारत दूसरे देशों के साथ संबंध है वो प्रगाढ़ रखा रहा है, मजबूत रख रहा है, दोस्ताना संबंध रख रहा है, जिस कारण क्या है कि विश्व के अन्य देशों के साथ भारत के जो संबंध है वो बहुत ही मधुर है और एक दूसरे की आवश्यकता होने पर एक दूसरे की पूर्णतः एक दूसरे की मदद करते हैं। बात आती है संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूमार्गों से। प्रारंभ में हम बात करें कि जब यात्राएं होती थी वो प्रमुखतः किन मार्गों से होती थी, तो उस समय क्या है समुद्री मार्ग थे, लेकिन उनकी जानकारी नहीं थी लोगों के पास में, उनके पास ज्ञान नहीं था इस बारे में कि किस स्थान से किस दूरी से अपन वहां जा सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे। तो प्रमुखतः जो यात्राएं होती थी वो भूमार्ग से होती थी, यानी पृथ्वी का जो अपना सघन क्षेत्र है, सघन जो जाल है, उसी के द्वारा क्या एक स्थान से दूसरे स्थान पे यात्राएं की जाती थी। उस समय क्या समुद्री मार्ग से यात्राएं नहीं होती थी या बहुत कम होती थी। बात आती है अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए हैं। अनेक यात्रियों की हम बात करें तो प्राचीन काल में भारत आए हैं किस उद्देश्य से, व्यापार की दृष्टि से, उद्योग की दृष्टि से, वाणिज्य की दृष्टि से क्या है कि विभिन्न यात्री अपने वस्तुओं सेवाओं का आदान प्रदान करने की दृष्टि से भी क्या है, अपना प्रचार करने की दृष्टि से भी क्या है, अपने वस्तुओं का निर्माण करने की दृष्टि से भी क्या है और वस्तुएं लेने की दृष्टि से भी क्या है कि दूसरे देशों से भारत आए हैं। बात आती है कब आए, किन रास्तों से आए, ध्यान रखना उत्तरी पर्वतों का जो दर्रा है उससे प्रमुखतः ये वहां भारत में आए हैं। बात आती है समुद्री मार्ग है बहुत समय तक ज्ञात नहीं। प्रारंभ की हम बात करें तो कुछ बातें स्पष्ट होती है कि जो समुद्र का जो क्षेत्र है उनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी और जानकारी के अभाव में क्या है समुद्र के द्वारा यात्राएं नहीं की जाती थी। प्रमुखतः जो यात्रा का साधन था वो भूमार्ग था, जिसके द्वारा क्या है एक स्थान से दूसरे स्थान पे यात्री प्रमुखतः जाते थे और अपने पूर्णतः सफल यात्राएं करते थे, वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे, वस्तुओं को खरीदने और बेचने का प्रमुखतः कार्य करते थे, ये देखने को मिलता है।